हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने डेंसिटी के ऊपर का प्रॉब्लम स्टडी किया था। देन आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। ये कि क्रिस्टल में पार्टिकल्स का पैकिंग कैसे होता है, मतलब इनडायरेक्टली पैकिंग इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे रहेगा क्रिस्टल लैटिस में, वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, और ये पैकिंग के टाइम पे कौन से टाइप का यूनिट से वहाँ पे फॉर्म होगा, इनफैक्ट पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो जनरली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टल में वो क्लोज पैक ही होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी कर रहे हैं, अब क्रिस्टलाइन है मतलब उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तो प्रॉपर ऑर्डर में ही रहेगा। तो पार्टिकल जो है वो मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लोजली पैक रहते हैं। और जब हम ये पैकिंग पार्टिकल का डिस्क्राइब करते हैं तो उस टाइम पे हमें पार्टिकल्स को कंसिडर करना है कि दे एक्ट एज अ हार्ड स्फीयर, मतलब कि हम कंसिडर करें अब हमें पैकिंग स्टडी करना है। तो पैकिंग स्टडी करने के लिए हम क्या स्टडी करेंगे कि चाहे वो सॉलिड जो है वो एक तो आइटम से बना हो सकता है, या फिर वो आयन से या फिर मॉलिक्यूल से बना हो सकता है। सपोज़ अगर हमने कंसिडर किया कि वो आइटम से बना हुआ है, तो उसमें जितने भी आइटम्स रहेंगे वो आइटम कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मेटल कंसिडर किया, जैसे अगर गोल्ड है या फिर सिल्वर का मेटालिक सॉलिड है, तो इन दैट केस क्या होगा कि सारे जो आइटम रहेंगे वो किसके रहेंगे, गोल्ड के ही रहेंगे। सारे आइटम किसके रहेंगे, गोल्ड के रहेंगे। और सारे जो आइटम है जो हमने उसको एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूज़ किया है पूरा सॉलिड बनाने के लिए, तो उस सारे आइटम को हम क्या कंसिडर करेंगे, हार्ड स्फीयर। और सारे जो स्फीयर रहेंगे वो आइडेंटिकल साइज और शेप के रहेंगे। मतलब हमें यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें लेना है उसको हमें पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि वो क्या है, एक हार्ड स्फीयर है। मतलब स्फीयर के शेप के, वो भी आइडेंटिकल साइज़ के शेप की, आइडेंटिकल साइज और शेप के हमें पार्टिकल लेना है। ठीक है, और वो पार्टिकल स्फीयर शेप के ही कंसिडर करने के बाद हम उसका क्लोज पैक स्ट्रक्चर आराम से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो पार्टिकल हमें क्या स्टडी करना है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। और पैकिंग स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा सॉलिड जिस भी चीज़ से बना होगा, चाहे वो एटम से बना हो, आयन से बना हो या फिर मॉलिक्यूल से बना हो, मतलब कोई भी पार्टिकल से बना हो, तो उस पार्टिकल को हमें क्या कंसिडर करना है, हमें उसको एज अ हार्ड स्फीयर। और सारे स्फीयर कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल शेप एंड साइज के रहेंगे। समझ में आया। पार्टिकल्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, पार्टिकल्स शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्फीयर। ठीक है, पार्टिकल को हम कैसे कंसिडर करेंगे, वो क्या है, हार्ड स्फीयर है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर करना है। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर हमें स्टडी करें तो हम मोस्टली 3D वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, 3 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखते हैं क्रिस्टल का। बट हमें डायरेक्टली तो 3D स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें पहले 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कन्वीनियंटली थर्ड 3D डायमेंशन का स्ट्रक्चर, मतलब 3D स्ट्रक्चर मिलेगा क्रिस्टल का। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहला पॉइंट कौन सा स्टडी करेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम क्लोज पैकिंग पहले स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हमें 3D मिलवाना है तो हमें पहले 1 डायमेंशन, उसके बाद 2 डायमेंशन एंड देन इट गेट कन्वर्ट इनटू अ 3 डायमेंशन। समझ में आया। तो अगर हमें 3 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें पहले 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के स्ट्रक्चर अंडरस्टूड करने पड़ेंगे, तब जाके हम कन्वीनियंटली 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, पार्टिकल्स को हमें एज अ हार्ड स्फीयर कंसिडर करना है। और सारे पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल साइज के, मतलब स्फीयर भी कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल ही रहेंगे। ठीक है, मतलब हमें पार्टिकल को एज अ हार्ड स्फीयर कंसिडर करके हमें ये स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो सबसे पहला हमारा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन है। अगर हमें क्लोज पैक 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो वो कैसे रिजल्ट होगा, इट रिजल्ट्स बाय अरेंजिंग द स्फीयर टू टच ईच अदर इन अ रो। हमें एक रो में सारे स्पीयर को एक के बाजू में अरेंज करना, मतलब स्पीयर एक दूसरे को टच करना चाहिए, वो भी कैसे, एक सिंगल रो में। ठीक है, अ क्लोज पैक 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स बाय अरेंजिंग द स्पीयर टू टच ईच अदर इन अ 1 रो। मतलब एक सिंगल रो में सारे पार्टिकल जो है उसको हमें अरेंज करना है, जिससे सारे स्पीयर एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे मैंने कंसिडर किया, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, जैसे ये स्पीयर शेप का मैंने एक एटम लिया, फिर
हमें एक रो में मतलब एक सीधे लाइन में अरेंज करना है, ठीक है। फिर उसको टच करने वाला दूसरा सेम शेप का स्फीयर लेंगे, फिर उसके बाजू में तीसरा, उसके बाजू में चौथा। आपको जितने अरेंज करने हैं आप उतना अरेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा क्रिस्टल सॉलिड जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है। तो ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। इट इज़ अ 1D अरेंजमेंट, जिसमें क्या होगा, सारे जो स्पीयर शेप के पार्टिकल्स है उसको हमने क्या किया, एक रो में अरेंज किया। वो भी कैसे अरेंज किया, जिससे एक स्पीयर दूसरे स्पीयर को आराम से टच करे, मतलब वन स्पीयर टचेस टू ईच अदर इन अ रो इज कॉल्ड एज अ 1D अरेंजमेंट। तो हमने पार्टिकल को 1D में अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग भी हमें स्टडी करना है, बट इसके पहले आपको एक चीज़ बताना है कि जनरली एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोज पैकिंग जब हम स्टडी करते हैं। हम जब 3D बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग में पहले 1D बनाएंगे। 1D तो आपको कैसे बनाना समझ में आ गया। उसमें हमने क्या करना है, जो पार्टिकल्स उसको स्फीयर कंसिडर करना है, सारे स्फीयर आइडेंटिकल शेप के रहेंगे और हर एक स्पीयर को एक के बाजू में एक सीधे लाइन में अरेंज करना है, लीनियर मैनर में, एक्सियल मैनर में उसको अरेंज करना है। और ध्यान रखना है कि हर एक स्पीयर दूसरे स्पीयर को क्या करे, टच करे। फर्स्ट और लास्ट जो है वो फ्री है, क्योंकि उसको एक साइड से टच करने वाला स्पीयर अटैच होगा, ठीक है। बाकी सारे जो मिडिल वाले स्पीयर है वो एक दूसरे को टच करके ही अरेंज होंगे, जिससे 1D अरेंजमेंट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि नेबरिंग स्पीयर दैट टचेस एनी गिवन स्पीयर इज़ इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब नेबरिंग स्पीयर जो कोई एक गिवन स्पीयर को टच करे। सपोज मैंने अगर ये मिडल वाला स्पीयर लिया, गिवन स्पीयर, इस गिवन स्पीयर को जितने भी नेबरिंग स्पीयर उसको टच करेगी, टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टच आप बोल नहीं सकते। अगर दूर अगर है, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे, तो ये नेबरिंग स्पीयर तो है, बट इसको टच नहीं करे तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि ऐसा गिवन स्पीयर जिस स्पीयर को नेबरिंग स्पीयर टच कर रहे, दैट गिव्स इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तब उसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। तो यही स्पीयर का हमने कंसिडर किया। तो इस स्पीयर की नेबरिंग में 2 स्पीयर है जो उसको टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। समझ में आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2, क्योंकि उसको 2 स्पीयर टच कर रहे। क्लियर हो गया। कोई भी अगर आप फर्स्ट और लास्ट छोड़ के मिडल का कोई भी स्पीयर लो, अगर हमने ये स्पीयर लिया तो भी ये 2 को टच करा, ये स्पीयर लिया तो ये भी 2 को टच करा, मतलब आप मिडल वाला फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के आप 1D का कोई भी स्पीयर लो तो एक स्पीयर हमेशा 2 स्पीयर को टच रहेगा। तो इसका मतलब 1D में फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के सभी सेंटर जो अंदर वाले स्पीयर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 2। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नेबरिंग स्पीयर दैट टचेस एनी गिवन स्पीयर। तो आपको ये याद रखना है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, द गिवन स्पीयर द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर, नंबर ऑफ neighboring sphere that touches any given sphere is its coordination number। वो उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर दैट टचेस एनी गिवन स्पीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोई भी गिवन स्पीयर के नेबरिंग में जो स्पीयर को टच कर रहे दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ का गिवन स्पीयर कंसिडर किया तो उसके बाद में 2 स्पीयर को टच करे तो बिकम 2, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हमें क्या स्टडी करना है, क्लोज पैकिंग इन 2D, मतलब 2 डायमेंशन में हमें क्लोज पैकिंग स्टडी करना है। मतलब हमें 1 डायमेंशन का ही कन्वर्शन किस में करना है, 2D का, और 2D का कन्वर्शन किस में करेंगे, 3D में, ठीक है। और बहुत ईजी टास्क है। और 2D जो होता है, मतलब 2 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है या फिर जो क्लोज पैकिंग करते हैं 2D में, तो दैट इज़ नथिंग बट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। वो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, प्लेन, एक पूरा प्लेन बनाता है। जो उसको पार्टिकल्स को जब हम अरेंज करते हैं इट फॉर्म्स कंप्लीट प्लेन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है 2 डायमेंशन वाला इज रिजल्ट बाय स्टैकिंग द रोज टुगेदर सच दैट
such that they are in contact with each other. There are two ways to obtain the close packing in टू डायमेंशन. हमें दो तरीके से टू डायमेंशनली मतलब दो तरीके से हमें टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है. मतलब हम क्या करेंगे कि वन डायमेंशन की रोज़ को हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे. स्टैक करना मतलब एक के ऊपर एक अरेंज करना. ठीक है, मतलब हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो, सपोज़ हमने अगर 3 लेयर कंसिडर किए. ठीक है, सपोज़ ये एक लेयर होगी 1D की, ये टच कर रहा है. ठीक है, आपको अंडरस्टूड करना है. ये एक लेयर होगी, फिर ये 1D की फर्स्ट लेयर. ठीक है, फिर उसके बाद उसी की जैसी हम सेकेंड लेयर लेंगे, वो भी 1D की है. इट इज़ अ सेकेंड लेयर. ठीक है, पहले हमने फर्स्ट लेयर ली थी, ये हमारी सेकेंड लेयर है. ठीक है, उसके बाद हम वैसे ही क्या लेंगे, थर्ड आप कितनी भी ले सकते हो, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट लेयर 1D की, ये होगी हमारी 1D की सेकेंड लेयर, और ये होगी हमारी 1D की थर्ड लेयर. ठीक है, हमने ऐसे 3 लेयर्स लिए. अब उसको हमें कन्वर्ट करना है 2D में. तो हम क्या करेंगे, ये जो 1D की जो रोज़ है, तो उस 1D के तीनों रोज़ को हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे. स्टैक करना मतलब अरेंज करना. अगर हमने उसको अरेंज कर दिया, जैसे ये फर्स्ट लेयर मैंने पहले अरेंज कर दी, उसके एग्जैक्टली नीचे मैंने सेकेंड लेयर को स्टैक कर दिया, अरेंज कर दिया. उसके एग्जैक्टली नीचे मैंने सेकेंड लेयर को भी अरेंज कर दिया. मतलब मैंने क्या किया, इस 1D के रोज़ को जब मैं एक के ऊपर एक स्टैक करूँगी, मतलब उसको स्टैक करूँगी या फिर एक के ऊपर एक अरेंज करूँगी, तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अ प्लेनर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या फिर इज कॉल्ड एज अ प्लेनर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, तब ये कन्वर्ट होगा 2D में. इसमें हमने क्या किया, 1D की लेयर्स ली. हमने जस्ट एग्जांपल है तो हमने 3 ली, तो इसमें लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ लेयर रह सकती है. अगर मैंने सपोज ये 3 लेयर कंसिडर किया, सारी लेयर कैसी है, सारी रोज़ कैसी है, 1D की है. ये भी 1D है, ये भी 1D, क्योंकि सारे पार्टिकल एक साथ एक रो में अरेंज है, तो ये भी 1D, ये भी 1D और ये भी 1D है. और जब ये 1D के तीनों रोज़ को मैंने एक के ऊपर एक स्टैक किया, अरेंज किया, तो उसमें हमें क्या मिला, प्लेनर 2D स्ट्रक्चर मिला. तो हम जो ऐसे, और ये भी याद रखने कि हर एक स्पेयर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी है. जैसे अगर हमने ये स्पेयर कंसिडर किया, तो ये स्पेयर इसके भी कॉन्टैक्ट में है, इसके भी कॉन्टैक्ट में है, इसके भी कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, अगर मैंने मिडिल वाला स्पेयर कंसिडर किया, तो ये स्पेयर ऊपर वाले के लेयर के भी कॉन्टैक्ट में है, बाजू वाले के कॉन्टैक्ट में भी स्पेयर के, और नीचे वाले कॉन्टैक्ट में भी है. मतलब इस तरीके से हमें उस लेयर को स्टैक करना है कि स्पेयर शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. स्पेयर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी है. और ऐसा हम दो, अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, हम रोज़ को जो स्टैक करते हैं, मतलब 1D की रोज़ को, मतलब 1 डायमेंशन की रोज़ को हम जब एक के ऊपर स्टैक करते हैं, तो देयर आर 2 वेज टू ऑब्टेन द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. तो हमारे पास 2 तरीके जिससे हम इस 1D के रोज़ को अरेंज करके अलग अलग उसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर ही बनेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. समझ में आया. मतलब 1D की रोज़ को जो हम स्टैक करते हैं, उसको स्टैक करने के 2 तरीके हैं, और 2 अलग अलग तरीके से स्टैक करने के वजह से, अरेंज करने की वजह से हमें 2 अलग अलग टाइप का पैकिंग मिल सकता है. तो पहला जो टाइप है इसमें, वो है स्क्वेयर क्लोज पैकिंग. आई होप आपको समझ आएगा. इट इज़ अ स्क्वेयर, पहला जो है इट्स अ स्क्वेयर क्लोज पैकिंग. पहला है स्क्वेयर क्लोज पैकिंग. ठीक है, वो हम पहले देखेंगे. और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. समझ में आया. मतलब जब हम 1D के रोज़ को अरेंज करते तो उनको अरेंज करने के 2 तरीके हैं. ठीक है, और 2 तरीके अलग अलग अप्लाई करने की वजह से हमें 2 अलग अलग पैकिंग मिलता है. एक मिलता है स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, और दूसरा मिलता है हेक्सागोनल. लिख ही लेती हूँ यहाँ पे. दूसरा मिलता है हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्लियर हो गया. तो हमें ऐसे 2 टाइप मिलते हैं. एक मिलता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और क्यों मिल रही है, क्योंकि हम 1D के रोज़ को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और वो 2 तरीके हैं जिससे हम उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे. ठीक है, मतलब 2 तरीके से हम उसको जब अरेंज करेंगे अलग अलग इसमें, तो हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे. एक मिलेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो हम देखते हैं पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे मिलता है. ठीक है, अब ऑलरेडी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो ये जो एग्जांपल है, इट इज़ ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ठीक है, अब जब हम 1 डायमेंशन की रोज़ को, वो भी 1 डायमेंशनल रोज़ ऑफ क्लोज पैक स्फीयर, मतलब हमने ऑलरेडी स्फीयर को क्लोज पैक किया हुआ है एक के बाजू में, तो उस क्लोज पैक स्फीयर के 1 डायमेंशन के रोज़ को जो हम एक के ऊपर एक स्टैक करते, मतलब हम उसको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, देन दैट टाइम जितने भी स्फीयर्स रहेंगे, दैट स्फीयर्स
अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सारे स्पीयर वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे, मतलब एक सीधे लाइन में रहेंगे। ठीक है, जैसे आपको बता दी अभी आपका ए टाइप कौन सा, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, ये आपकी फर्स्ट रो रहेगी स्पीयर की। ठीक है, और स्पीयर ऐड नहीं करें, ये आपको याद रखना है, मेरे छोटे रहे तो चलेगा, बट एक जैसे स्पीयर रहेंगे ये आपको याद रखना है। ये मेरी सेकेंड 2D की लेयर रहेगी। ठीक है, ये थर्ड लेयर, वैसे हम फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर ले सकते हो। सारे स्पीयर कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, वो आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। अब ये पहली लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ, और ये सारी लेयर कैसी है, 1D की लेयर। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया इसके पहले कि 1D की अलग अलग लेयर को जब हम एक के ऊपर रखते जाएंगे। ठीक है, ये 1D की लेयर है, फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर। और जब ये चारों रोज को 1D की 1 डायमेंशन की क्लोज पैक स्पीयर के रोज को जब हम स्टैक करेंगे, स्टैक और ईच अदर, जब हम एक के ऊपर उसको स्टैक करेंगे, तो दैट ऑल स्पीयर अलाइन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जो सारे स्पीयर है वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइन होंगे, एक सीधी लाइन में रहेंगे, और वो वर्टिकली भी अलाइन रहेंगे। अलाइन है मतलब एक सीधी लाइन में रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टली भी है और वो वर्टिकली भी कैसे रहेंगे, एक के नीचे एक रहेंगे। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड एज ए स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। अब वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले इसको अरेंज किया, फिर दूसरे लेयर को जब अरेंज करेंगे तो एक स्पीयर के एग्जैक्टली नीचे दूसरा स्पीयर आएगा। ठीक है, इसके नीचे एक स्पीयर आया तो दूसरा स्पीयर उसके बाद उसके नीचे आएगा, तीसरा स्पीयर तीसरे के नीचे आएगा, चौथा स्पीयर चौथे के नीचे, पाँचवीं स्पीयर पाँचवीं के नीचे। हियर भी सेम, थर्ड लेयर को भी अरेंज किया तो फर्स्ट के नीचे फर्स्ट, सेकेंड के नीचे सेकेंड। तो ये अरेंजमेंट भी आइडेंटिकल हो गया क्योंकि सारे स्पीयर एक लाइन में है। हॉरिजॉन्टल भी देखा तो भी है, वर्टिकल भी देखा तो भी सारे एक लाइन में है, तो उसको बोलते हैं अलाइन है वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब फर्स्ट का अरेंजमेंट जैसा है वैसा ही हमने सेकंड का भी अरेंजमेंट किया, वैसा ही सपोज हमने कंसिडर किया फर्स्ट लेयर ए टाइप से अरेंज है, सपोज हमने कंसिडर किया कि वो ए टाइप से अरेंज है, तो सेकंड भी कैसी अरेंज किया, उसी की जैसी अरेंज है, उसके नीचे ही एग्जैक्टली हमें अरेंज किया स्पीयर को, तो ये भी ए टाइप हो गया। फिर इस एग्जैक्टली उसके नीचे सेकंड थर्ड लेयर को भी वैसे ही अरेंज किया जैसे फर्स्ट और सेकंड थी, तो उसको भी हम ये बोलेंगे। और फोर्थ वाले लेयर को भी वैसे ही अरेंज किया जैसे बाकी की 3 लेयर अरेंज है, तो इसको भी हमने क्या किया, ए नाम दिया, क्योंकि एक जैसे अरेंजमेंट है चारों लेयर्स का, तो इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। 4 टाइम्स ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट वो है। तो अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस प्लेनर स्ट्रक्चर में, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, हम कोई भी मिडल वाला स्पीयर दे, सपोज मैंने ये स्पीयर कंसिडर किया। ठीक है, अब आपको कोऑर्डिनेशन में तो पता ही है। ठीक है, इस स्पीयर अगर मैंने कोई भी सेंटर वाला स्पीयर कंसिडर किया, मैं साइड वाले स्पीयर की बात नहीं करी, मैं सेंटर वाले स्पीयर की बात करूँ। आप कोई भी सेंटर वाला कोई भी एक स्पीयर कंसिडर करो, सपोज मैंने ये स्पीयर को कंसिडर किया, तो उसके स्पीयर के नेबरिंग में 4 ऐसे स्पीयर है जो उसको टच करते हैं। ठीक है, उसके नेबरिंग में 4 ऐसे स्पीयर है जो उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, जैसे ये 4। ठीक है, ये चारों स्पीयर क्या करते हैं, उसको टच कर रहे हैं, तो इन दैट केस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4। वाई इट इज़ 4, क्योंकि जो कोई भी आपने एक गिवन स्पीयर कंसिडर किया है, तो उस स्पीयर के कांटेक्ट में उसको टच करने वाले उसके नेबर में 4 स्पीयर है, नेबरिंग वाले 4 स्पीयर उसको टच करें, तो इन दैट केस ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 1 2 3 4, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 4। वो भी कौन सा टाइप का अरेंजमेंट रहेगा, 4 टाइम्स ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहेगा, तो ही वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका, 4 है। तो उसका कोऑर्डिनेशन आपको याद रखना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए टाइप ऑफ 4 टाइम्स ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, क्योंकि कोई भी गिवन स्पीयर, मतलब आप कोई भी स्पीयर सेंटर वाला कंसिडर करो, तो उसके कॉन्टेक्ट में आपको 4 स्पीयर 100% दिखेगा। और जब आप इन चारों स्पीयर के सेंटर को ज्वाइन करते हो तो वो क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स स्क्वेयर। ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्क्वेयर फॉर्म, आपको दिख रहा होगा,
वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्फीयर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आपको डायग्राम दिखा दिया, तो बुक में अच्छे से डायग्राम दी हुई है, ठीक है। आपको दी जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे नहीं दी, बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम डायग्राम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, देखो ये पहला जो है इट इज़ वन डायमेंशन, ए जो दिया है इट इज़ वन डायमेंशन अरेंजमेंट, फिर वन डायमेंशन को स्टैक किया और ईच अदर, देन इट फॉर्म्स अ 2D अरेंजमेंट, एंड इन 2D अरेंजमेंट द एनी गिवन सेंट्रल स्फीयर, कोई भी स्फीयर को आप कंसिडर करो, दैट स्फीयर टचेज द 4 नेबरिंग स्फीयर, वो 4 नेबरिंग स्फीयर को टच करता है, ठीक है। एंड जब उस 4 स्फीयर के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो इट फॉर्म्स अ स्क्वेयर, एंड सो दैट दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज अ स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इट्स अ 4, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेनर स्ट्रक्चर, बिकॉज वहाँ पे एक प्लेन फॉर्म होता है, ठीक है, जब हम 1D के मतलब वन डायमेंशन की रोज को एक के ऊपर स्टैक करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इट्स अ 4, वाई इट इज़ 4, because any given center sphere that touches the 4 sphere, and when we join the center of this sphere it forms a square, so that is called as a square close packing. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बताती हूँ, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, आपको डायग्राम देख लो, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो का अरेंजमेंट आपको डायग्राम देखते बराबर ही समझ में आएगा। देखो आपको डायग्राम में क्लियर कट समझ में आ रहा है कि हमने 4 लेयर लिए, 4 में से पहली लेयर को देखो कैसे अरेंज किया, उसके बाद उसके डिप्रेशन में, मतलब 2 नेबरिंग स्फीयर के डिप्रेशन में हमने सेकेंड लेयर के स्फीयर को, फर्स्ट स्फीयर को अरेंज किया है, ठीक है। तो उसके वजह से फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट अलग होता है, तो सेकेंड स्फीयर लेयर का अरेंजमेंट अलग होता है। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ बना के, ठीक है। तो ये देखो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हमारा है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये कैसे करेंगे, इसमें भी हमें 1D की रोज यूज़ करना है, क्योंकि ये भी 2D का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे भी हम सपोज हमने कितनी लेयर कंसिडर की है, हमने यहाँ पे भी 3 लेयर, आप कितनी भी लेयर ले सकते हो, नो डाउट, ठीक है। 4 ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने सपोज़ 4 ले ली, और ये याद रखना है कि मेरे स्पेयर छोटी हुई तो चलेगा, लेकिन ये सारे स्पेयर एक जैसे ही है, ये आपको याद रखना है। ये एक लेयर होगी, ठीक है, ऐसे 3 लेयर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 भी ले सकते हो, ठीक है। ये सभी लेयर कैसी है, 1D है, वन डायमेंशन वाली लेयर है। वन डायमेंशन की आपको ऑलरेडी पता है कि सारे स्पेयर को मैंने एक लाइन में अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन में, एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर लीनियर फैशन में सबका अरेंजमेंट किया हुआ है। और 1D में कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 2 होता है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 4, ये आपको याद रखना है। अब हमें क्या स्टडी करना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि 1D वन डायमेंशन के रोज को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला तरीका हमने देखा कि एग्जैक्टली लेयर को एक के नीचे एक अरेंज किया तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाता है। अब हेक्सागोनल कब बनता है वो देखेंगे, जब हम 1D के पहले रो को हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया, ठीक है। ये 1D की लेयर होगी जिसको मैंने अरेंज कर लिया, ये फर्स्ट लेयर होगी। अब हमें सेकेंड लेयर को अरेंज करना है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर हम सेकेंड लेयर को जब अरेंज करेंगे तो सेकेंड लेयर का जो फर्स्ट स्फीयर है वो कहाँ पे जाएगा, ये जो फर्स्ट लेयर है उस फर्स्ट लेयर के पहले 2 जो स्फीयर है उसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये डिप्रेशन दिख रहा है। और आपको हर एक 2 स्फीयर के बीच में क्या मिलेगा, डिप्रेशन, दैट इज़ आपने देखा होगा क्रेस्ट और ट्रफ, तो ये आपको डिप्रेशन मिल रहा है। यहाँ ये 2 स्फीयर के बीच में डिप्रेशन है, इन 2 के बीच में डिप्रेशन है, इन 2 के बीच में डिप्रेशन है, इन 2 के बीच में डिप्रेशन है, और यहाँ इन 2 के बीच में भी डिप्रेशन है, या ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर को पहले अरेंज कर देंगे, फिर सेकेंड लेयर के फर्स्ट स्फीयर को अगर हम इस डिप्रेशन के बीच में रखें, 2 स्फीयर के बीच के, तब एक दूसरा स्फीयर अपने आप ही बाजू वाले डिप्रेशन में जाएगा, तीसरा स्फीयर अपने आप ही डिप्रेशन में जाएगा उसके बाजू वाले, तो अपने आप ही वो सारे स्फीयर डिप्रेशन में जाके अरेंज हो जाएंगे। फर्स्ट लेयर के 2 स्फीयर के बीच के जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन में जाके स्फीयर अरेंज होंगे, किस लेयर के, सेकेंड लेयर के, और सभी कैसे 1D टाइप की लेयर से। फिर अगर हमें थर्ड लेयर को अरेंज करना है
तो अब देखो फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट अलग है क्योंकि उसको हमने पहले ऐसे अरेंज कर दिया, तो इट इज़ कंसिडर एज ए टाइप। लेकिन हमने सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट कैसे किया, इसके एग्जैक्टली इसके नीचे दूसरी स्पेयर नहीं रखी, हमने क्या किया कि सेकेंड लेयर के स्पेयर को हमने कहाँ पे रखा है, डिप्रेशन में रखा, मतलब इसका अरेंजमेंट इससे अलग है। अगर इसके एग्जैक्टली नीचे रखे होते स्पेयर को तो वो भी ए टाइप का था, जैसे हमने इसके पहले देखा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट लेयर के दो नेबरिंग स्पेयर के डिप्रेशन में हमने सेकेंड लेयर की स्पेयर को रखा है, तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट अलग हो गया। तो ये हो गया हमारा सपोज बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। हम थर्ड लेयर को जब अरेंज करेंगे तो हमें थर्ड लेयर को कहाँ पे रखना है, एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के जैसे ही वहाँ पे अरेंज किया हुआ है कि जैसे थर्ड लेयर का स्पेयर जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पे जाएगा, इस लेयर के नीचे। मतलब ये सपोज अगर यहाँ पे कोई स्पीयर है तो यहाँ पे डिप्रेशन बन गया, तो सेकेंड लेयर का जहाँ जहाँ पे डिप्रेशन है उस सेकेंड लेयर के डिप्रेशन में थर्ड लेयर के स्पीयर जाके अरेंज होंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया, देखो इससे आपको क्या समझ आया कि जैसे फर्स्ट लेयर का जो स्पीयर है वो एग्जैक्टली थर्ड लेयर के स्पीयर के ऊपर आ रहा है, वैसे ही सेकेंड स्पीयर थर्ड रो के स्पीयर के ऊपर आ रहा है, फोर्थ थर्ड के नीचे आ रहा है, फोर्थ के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट किसके जैसा है, एग्जैक्टली ए के जैसा ही है। अगर हमने उसके बाद के लेयर को अरेंज किया तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये भी डिप्रेशन में जाके अरेंज हो जाएंगे। तो जैसे बी का अरेंजमेंट, बी के स्पीयर के एग्जैक्टली फोर्थ लेयर के स्पीयर आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो इसका और इसका अरेंजमेंट सेम है, इसका और इसका मतलब क्या होगा कि अल्टरनेट, मतलब पहली अगर ए टाइप का अरेंजमेंट है तो बी दूसरे लेयर का अरेंजमेंट अलग रहेगा, और थर्ड का ए से मैच करेगा, फोर्थ का जो है वो बी से मैच करेगा। तो आपको ये याद रखना है, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट है, पहले ए टाइप मिलेगा तो फिर बी मिलेगा, फिर ए फिर बी, मतलब पहली जो लेयर है वो ए टाइप रहेगी तो सेकंड बी रहेगी, थर्ड ए रहेगी तो फोर्थ बी रहेगी, मतलब ऐसे अरेंजमेंट अल्टरनेट करना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर का अरेंजमेंट सेम रहेगा और सेकंड और फोर्थ का अरेंजमेंट सेम रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज अ ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये कौन सा टाइप का अरेंजमेंट है, इट इज़ कॉल्ड एज अ ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और हमें इसमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने ये सेंट्रल स्फीयर कंसिडर किया, आपको मैंने पहले कहा कि नेबरिंग, मतलब आपको कोई भी उस अरेंजमेंट में आप कोई भी स्फीयर कंसिडर, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वाले छोड़ के आप मिडल वाला कोई भी स्फीयर कंसिडर करो। तो मैं सपोज मैंने ये स्फीयर को कंसिडर किया, तो इस स्फीयर के कॉन्टैक्ट में कितने स्फीयर आपको दिख रहे, ये एक स्फीयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये है छठवा। ऐसे कितने स्पेयर हो गए, टोटल 6 स्पेयर हो गए, ठीक है। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग is how much, it is 6. Why? Because any given sphere is touches the 6 neighboring sphere। और जब हम इस 6 स्पेयर के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है, तो इट फॉर्म्स अ हेक्सागोन। वो क्या फॉर्म करेगा, हेक्सागोन फॉर्म करेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स अ हेक्सागोन, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वाई इट इज़ कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि जब हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट करने के बाद जब हम कोई भी एक सेंटर वाले स्पेयर को कंसिडर करते हैं तो उसके आजू बाजू में आपको 6 स्पेयर्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि वो टच भी करते हैं सेंटर स्पेयर को। और जब उनके सेंटर्स को, इस 6 नेबरिंग स्पेयर के सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इट फॉर्म्स अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। वो एक हेक्सागोन फॉर्म करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। तो इस दो तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं 1D की रोज़ को, 1 डायमेंशन की रोज़ को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से, एक हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लेयर को एग्जैक्टली एक के नीचे एक रखते जाते हैं, जिसकी वजह से सारे स्पेयर एक सीधी लाइन में आते हैं। वर्टिकली भी देखो तो भी एक लाइन में दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल देखो तो भी एक ही लाइन में दिखेंगे। और उसमें कोई भी सेंट्रल स्पेयर कंसिडर किया तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे 4 स्पेस के कॉन्टैक्ट में मिलते हैं, इसलिए उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अभी हमने देखा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम अरेंजमेंट कैसा करते हैं, इस टाइप का। तो इस टाइप अरेंजमेंट में क्या होता है कि पहली लेयर को ए कंसिडर की हमने, तो दूसरी लेयर हम बी कंसिडर करें, क्योंकि दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है, स्पेयर एक के नीचे एक नहीं है। तो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर का स्पेयर जाता है, फिर दूसरे डिप्रेशन में दूसरा स्पेयर जाता है, तीसरे डिप्रेशन में तीसरा स्पेयर जाता है। इसकी वजह से अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है।
मतलब फर्स्ट लेयर अगर ए है तो सेकेंड लेयर बी होती है, लेकिन थर्ड लेयर का अरेंजमेंट एग्जैक्टली इसी जैसा कैसे चलता है, फर्स्ट के जैसा, मतलब फर्स्ट पेयर के नीचे फर्स्ट लेयर का फर्स्ट पेयर तो थर्ड लेयर का फर्स्ट पेयर, ये स्पेयर और ये स्पेयर इसके एग्जैक्ट नीचे, ये स्पेयर और ये एग्जैक्टली इसके नीचे। मतलब क्या होगा कि फर्स्ट और थर्ड का अरेंजमेंट कैसा होता है, सेम होता है। इसलिए फर्स्ट अगर ए है तो थर्ड भी ए रहेगी, और इसका अरेंजमेंट सेम, मतलब सेकेंड और फोर्थ का अरेंजमेंट सेम। तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है, और उसमें सेंटर स्पेयर को कोई भी स्पेयर कंसिडर कर सकते हो। और उस पेयर को अगर हमने कंसिडर किया सेंटर वाले, तो वो 6 पेयर के कांटेक्ट में आता है, और जब उसको हम ज्वाइन कर रहे इट फॉर्म्स अ हेक्सागोन स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये देखो ऐसे हमारी अरेंजमेंट हो गया। ये पहला 1D अरेंजमेंट है जिसमें हमने रोज में अरेंज कर दिया, फिर हमने 1D को 2 अलग अलग तरीके से अरेंज किया है, तो हमें 2D मिला। ये भी 2D है, ये भी 2D है, बट दोनों में अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। एक है क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। 3D अरेंजमेंट हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे, तो इतना अच्छे से पढ़ के रखो।